हाँ भाई। आप सारे क्या पिछले वाले गेट से आ गए थे क्या? मेन गेट से तो 8-10 बच्चे आए थे। मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा आज बच्चे आए नहीं क्या? 8-10 बच्चे आए थे इधर से तो। हम ही आए थे। हैं? हाँ, तो मुझे पता नहीं चला। हाँ चलो ठीक है। आपके आज हम मॉड्यूल 5 का एक चैप्टर बाकी है, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो हो जाएंगे, वो मॉड्यूल 2 में है। मॉड्यूल 5 को पूरा कर देते ना, एक प्रदीप्ति बाकी है, पूरा कर देते हैं। हाँ, एक प्रदीप्ति तो बाकी है। बाकी तो आपके अभी 5-6 दिन में खींच गई काफी सारी टेक्निकल है। बहुत ज्यादा खींच गई ना। हाँ तो मैं आराम से पढ़ाता हूँ, चिंता मत करो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हेडिंग डालो प्रदीप्ति। ठीक है भाई। प्रदीप्ति क्या है कि हमारे पास जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उस प्रकाश का अध्ययन करना है। प्रकाश के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? लैंप्स। लेकिन लैंप्स कौन से सिद्धांत पर काम करेंगे, लैंप्स का कार्य कैसे हुआ, खोज कैसे हुई, उन सभी के बारे में चर्चा करते हुए हम इस लैंप तक पहुंचेंगे प्रदीप्ति में। सबसे पहली बात है, हमारे पास तो विद्युत धारा थी। सारा खेल तो विद्युत धारा से करना ना भाई। विद्युत धारा को, जब किसी कोइल को विद्युत धारा प्रदान की जाती है तो कोइल में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी भी कोइल को विद्युत धारा प्रदान करोगे तो चारों ओर क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। हीटर की कोइल होती है, उसको विद्युत धारा प्रदान करोगे तो चारों ओर क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। इसी प्रकार यदि मैं कोइल को टंगस्टन की लगाऊंगा तो भी क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। यदि मैं कोइल कार्बन की लगाऊंगा तो भी क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। यदि आप किसी कोइल में विद्युत धारा प्रदान करोगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? ऊष्मा। पहला काम है। अब हमारे पास अगला टास्क शुरू होता है कि ऊष्मा को प्रकाश में बदलना है। ऊष्मा तो उत्पन्न हुई है, ऊष्मा को किस में बदलना है? प्रकाश में। ऊष्मा को प्रकाश में बदलना तो क्या करना पड़ेगा, और कब बदला जाता है? कोई कंडीशन है क्या? तो आप कंडीशन है कि ऊष्मा से क्या उत्सर्जित होनी चाहिए? विकिरण उत्सर्जित होनी चाहिए। एक तो ऊष्मा है, वो क्या दे रही? हीट। ऊष्मा मतलब क्या? हीट, यानी आपको गर्माहट का आभास करवा रही है, केवल इतना ही कर रही है ना। अब इससे यदि विकिरण उत्सर्जित होगी तो विकिरणों से हमारे पास क्या होगा? प्रकाश बनेगा। सूर्य क्या है? ताप का गोला, तापमानित है वहां, एक गर्म गोला है सूर्य, लेकिन उसे हमें यहां पर क्या मिल रहा है? प्रकाश। तो बताओ, वहां पर तो ऊष्मा है, सूर्य के बाहरी परत का तापमान कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस। भीतरी का 6 मिलियन है करके कुछ है कुछ। तो अब बताओ, है तो वो ताप का गोला ना। हमें यहां क्या प्राप्त हो रहा है? प्रकाश। तो ऊष्मा तो हमने बना ली, अब हमें बनाना क्या है? प्रकाश। तो ऊष्मा से प्रकाश बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे विकिरण उत्सर्जित होगी। क्या उत्सर्जित होगा? विकिरण उत्सर्जित होगी। इससे क्या उत्सर्जित होगी? विकिरण। अब विकिरण उत्सर्जित कब होती है? जब ताप होता है कितना डिग्री? जब ताप 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जब तापमान किससे ज्यादा हो जाए?
800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो जाए तो क्या उत्सर्जित होगी? विकिरण। और विकिरण उत्सर्जित होगी तो ये क्या करेगी? प्रकाश का निर्माण करेगी। विकिरण किसका निर्माण करेगी? प्रकाश का निर्माण करेगी। तो यहां क्या उत्सर्जित होगी भाई? तो आपके विकिरण उत्सर्जित होगी और विकिरण करेगी प्रकाश का निर्माण। हमें इस विकिरणों के द्वारा ज्यादा प्रकाश चाहिए तो एक साइंस में सिद्धांत आता प्रकीर्णन का, गैस भर दो। तो हमने बल्ब में क्या भर दी? गैस। बल्ब में गैस भरेंगे तो विकिरण क्या उत्सर्जित होगी? ज्यादा। प्रकाश क्या मिलेगा? ज्यादा। और गैस नहीं भरी तो प्रकाश क्या मिल रहा था? कम। तो हमारे पास यह है कि विद्युत धारा के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की विधि। पहली विधि तो वही है, क्योंकि जैसे आप बल्ब जलाते हो, बल्ब क्या देता है? प्रकाश, लेकिन साथ के साथ उष्मा भी देता है। साथ के साथ क्या क्या प्रदान करता है? उष्मा। एक हाँ भाई। तो विद्युत धारा से क्या उत्सर्जित होगी हमारे पास? विकिरण। विकिरण उत्सर्जित होने के लिए कंडीशन क्या है? जब तापमान किससे ज्यादा हो? 800 डिग्री से ज्यादा हो तो हमारे पास क्या होगा? विकिरण उत्सर्जित होगी। और विकिरण उत्सर्जित होगी तो हमारे पास प्रकाश का निर्माण होगा। अब देखो कि 800 डिग्री से अधिक तापमान होता है, उसको किससे मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। 800 डिग्री से अधिक तापमान को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर। एक ये भी पॉइंट नोट कर ले। 800 डिग्री से अधिक तापमान का मापन किसके द्वारा होगा भाई? पायरोमीटर द्वारा होगा। पायरोमीटर और क्या क्या मापता है? आप कहेंगे देखो सूर्य का ताप कौन मापेगा? पायरोमीटर। सूर्य का ताप कौन मापता है? पायरोमीटर। आप बताइए कि विद्युत भट्टी का ताप कौन मापता है? पायरोमीटर। विद्युत भट्टी का ताप कौन मापेगा? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या करेगा? हमारे पास विकिरण द्वारा उत्सर्जित होता है उस तापमान का मापन करता है, यानी 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो विकिरण कब उत्सर्जित होगी? जब हमारे पास तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। इसलिए आप देख तो हर एक बल्ब का कार्यकारी तापमान कितना होता है? 2000, 2300, 2700। कभी आपने देखा किसी बल्ब का कार्यकारी तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है? नहीं है ना। 500 डिग्री से 800 तक तो विकिरण उत्सर्जित नहीं होगी। तो विकिरण उत्सर्जित इसके बाद होगी, तो उसके बाद ये कार्य कर पाएंगे। करो नोट। एलईडी में कौन सी गैस होती है? हो गया भाई गैस तेरे? तो रुक जा थोड़ी देर। है तुम्हारे क्या खुद के गैस बढ़ने लग जाती है? इतने जल्दी पता नहीं कहां जाओगे। अभी तो हमने एक बल्ब नहीं जलाया, हमने देखा कि धारा के कारण प्रकाश कैसे मिले, हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। धारा के कारण क्या मिले? प्रकाश।
हो गया भाई। जब हमारे पास प्रकाश उत्सर्जित होता है तो प्रकाश का अलग अलग रंग होता है। प्रकाश उत्सर्जित होता है तो प्रकाश का अलग अलग क्या होता है, रंग। लिख लिया, चलो। प्रकाश का अलग अलग रंग होता है, उसका नाम है विबग्योर। उसका होता है विबग्योर। वी होता है वॉयलेट। वॉयलेट यानी बैंगनी, ठीक है। आई होता है इंडिगो। इंडिगो यानी जामुनी। बी होता है ब्लू। ब्लू यानी नीला। जी होता है ग्रीन। ग्रीन यानी हरा। वाई होता है येलो। येलो यानी पीला। और ओ होता है ऑरेंज। ऑरेंज यानी नारंगी। और आर होता है रेड। रेड यानी लाल। क्लियर। अब देखो कि ये जब दोनों को पूर्णतः लाइन खींचता हूं मैं एक, नीचे लोगों को, जब मैं एक पूरी लाइन खींचता हूं तो एक चीज मिलेगी आपको यहां पर कि इसका बैंगनी रंग है, इसका तरंग दैर्ध्य है तकरीबन 3800 एंगस्ट्रोम। कई जगह आप 3850 पढ़ोगे, कहीं 3900 पढ़ोगे। और इसका है 7800, कहीं पर 7800 पढ़ोगे, कहीं 7600 पढ़ोगे, कहीं 790 पढ़ोगे, कहीं पर 7850। आप याद यही रखना, क्योंकि रंग एकदम तो खत्म होता नहीं ना, धीरे धीरे फेड होता है, इसलिए आप 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम ध्यान रखना, ठीक है। 3800 एंगस्ट्रॉम कह दो, या इसको नैनोमीटर में लिखोगे तो 380 नैनोमीटर। और 780 एंगस्ट्रोम का मतलब है, सॉरी 7800 एंगस्ट्रोम मतलब 780 नैनोमीटर। क्लियर। जब हमारे पास ये तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो तरंग दैर्ध्य हमारे पास सबसे ज्यादा किसका है, तो आप कहेंगे रेड का। तो दूर से कौन दिखाई देगा, रेड। आप इसको ऐसे लिख दो, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है भाई, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो फैलाव सबसे ज्यादा, यानी प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका है, बैंगनी का। और मध्य रंग ये कौन सा होता, पीला होता, हरा नहीं होता भाई। मध्य रंग पीला होता है, हरा नहीं होता है। गिनती में गिनोगे तो हरा मिलेगा, गिनती के हिसाब से चलता नहीं है, एंगल के हिसाब से चलता है, इसलिए ये येलो सही है, ठीक है, ग्रीन गलत है। करो नोट। रंग का क्रम याद रख जाएगा, विबग्योर।
अब आपके पास पढ़ने के लिए घर पे मैटर बहुत है। हाँ बहुत है, पढ़ते रहो। धीरे धीरे आपके टेक्निकल की क्लास का ड्यूरेशन घट जाएगा। जैसे ये मॉड्यूल पूरा होगा ना, मतलब ये प्रदीप थी, ये ड्यूरेशन घट जाएगा, एक टेस्ट बढ़ेगा और आपके खुद के घर पे पढ़ने का टाइम बढ़ जाएगा। थोड़े समय बाद पूरा हो जाएगा। यहाँ इतना बचा नहीं हमारा मैटर। हाँ मतलब मॉड्यूल सेकंड का तो 2 दिन का मैटर है। मॉड्यूल 4 का थोड़ा सा पढ़ाना है, वो आराम से पढ़ाते जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आराम से पढ़ाते जाएंगे। मॉड्यूल 4 है, आप और हम है। क्या हुआ, कोई मान नहीं रहे? मान जाएंगे। लिख लिया? अरे जल्दी करो भाई। हाँ, अब क्या अभी बाकी रह गए क्या? इतना तो मैंने खुद ने नहीं लिखा। अब आपको पता चल गया प्रकाश विद्युत धारा का कारण उत्पन्न होगा, अलग अलग रंग निकलेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रदीप्ति के अंदर आते हैं। प्रदीप्ति की पहले शब्दावलियां पढ़ते हैं। आज हम किसी भी लैंप के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लैंप कल आएगा। आज हम लैंप से पहले की सारी चीजें पढ़ेंगे। लिख लिया भाई सबने? शब्दावली तो ध्यान से देखो क्या शब्दावली है। पहली शब्दावली है हमारे पास प्रदीप्ति पुंज। यहां प्रकाश पुंज कह दूं? प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रदीप्ति पुंज कहते हो? लुमिनेंस फ्लक्स। लुमिनेंस फ्लक्स, ठीक है। लुमिनेंस फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से देखो भाई। किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणों का समूह है। बल्ब है, बल्ब में से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकल रही नहीं निकल रही है? तो प्रकाशिक स्रोत क्या हुआ? बल्ब। किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाएगा? ठीक है। किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणों का समूह है।
ये हमारे पास क्या कहलाएगी? प्रकाश पुंज या प्रदीप्ति पुंज। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा भाई? अरे मात्रक क्या होगा? ल्यूमेन। ल्यूमेन को कैसे डिनोट करते हैं? एलएम। इसका प्रतीक क्या होगा? फ्लक्स है। फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है? फाई। तो प्रतीक क्या होगा? फाई। किसी प्रकाशिक स्रोत से देखो कि अभी जब तक आप प्रदीप्ति नहीं पढ़ते हो तब तक आपको लैंप तो आसान लगते हैं, ये थोड़े टफ लगते हैं। जैसे आप पढ़ोगे पूरा प्रदीप्ति पूरा पढ़ोगे फिर ये आसान लगेगा, लैंप टफ लगेगा। लैंप में बहुत कुछ याद करना पड़ता है। आपको भी तो लगता है लैंप आसान है? ये तो कॉन्सेप्ट है। प्रकाशिक स्रोत क्या है? बल्ब है। बल्ब से चारों ओर प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। तो जो चारों ओर निकलने वाला प्रकाश किरणों का समूह है उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्ति पुंज। समूह को क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। तो पुंज कह दिया। अच्छा, वो इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस फ्लक्स। फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है? फाई। और प्रतीक क्या? ल्यूमेन। आप जो मार्केट से बल्ब लेके आओगे ना तो उसका वो क्षमता किसमें देता है? ल्यूमेन में। ये 5000 मतलब ल्यूमेन है, 2000 ल्यूमेन है, 50 ल्यूमेन है, 20 ल्यूमेन है, 10 ल्यूमेन है, 5 ल्यूमेन है, जो भी है क्षमता किसमें देगा? ल्यूमेन में। वो ये कहेगा ये उत्पन्न इतना ल्यूमेन करेगा। काम कितना लोगे वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। वो तो यही बता सकता है ना उत्पन्न कितना होगा। उसके बाद आप प्रत्यक्ष विधि काम में लोगे कि अप्रत्यक्ष लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। लिख लिया? अरे इतने धीरे कैसे? दुर्ग सर तो आपको काफी तेज गति से लिखवाते होंगे ना? नहीं तो उसके बाद आप वो तो आपको आराम से लिखते हो तो स्पीड से लिखना पड़ता है। ओके, मिला जुला रेस्पॉन्स आया है? हाँ, बाहर तो तुरंत निकालते हैं। चलो, पहला तो हमारे पास प्रकाश पुंज आया। दूसरा है प्रदीप्ति तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता कह दो या प्रदीप्ति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता कह दो। इसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। यानी कि लुमिनेंस इंटेंसिटी। लुमिनेंस इंटेंसिटी। प्रदीप्ति तीव्रता किससे कहोगे भाई? प्रकाश उत्पन्न तो बहुत कुछ हो रहा है, तीव्रता किससे कहोगे? तो आप कहेंगे तीव्रता मुझसे कहेंगे कि प्रति कोण कितना प्रकाश जा रहा है। एक स्पेशल कोण दे दूं मैं को इतनी सी देर में देख कितना प्रकाश जा रहा है, वही तो तीव्रता होगी। पूरा निकलने वाला तो प्रदीप्ति पुंज कहलाया। प्रति इकाई ठोस कोण पर कितना प्रकाश निकलेगा उसे मैं क्या कहूंगा? तीव्रता। तीव्रता यदि बढ़ानी है तो पूरे प्रकाश को हम छोटे से कोण में ले आते। पूरे प्रकाश को छोटे कोण में लाएंगे तो तीव्रता क्या होगी? ज्यादा। और इसको कोण को बढ़ा देंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी? कम। ऐसे तो करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में भी ऐसे ही करते हैं। दूर तक डालना तो सारा प्रकाश एक जगह लाते हैं तो दूर तक जाएगा, ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। तो प्रति इकाई ठोस कोण प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा क्या कहलाएगी भाई? तो आप कहेंगे प्रदीप्ति तीव्रता कहलाएगी। है? प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली मात्रा क्या कहलाएगी भाई? प्रदीप्ति तीव्रता कहलाएगी। क्लियर?
तो प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा क्या कहलाती है? प्रदीप्ति तीव्रता। ठीक है, अगला हमारे पास ये जो प्रदीप्ति तीव्रता है इसकी प्रतीक क्या होता है? आई। प्रतीक क्या होता है? आई। और प्रदीप्ति तीव्रता बराबर, मैं आराम से चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। प्रदीप्ति तीव्रता बराबर प्रकाश पुंज बटा ठोस कोण। क्या होगा? प्रकाश पुंज बटा ठोस कोण। अच्छा, प्रदीप्ति तीव्रता का प्रतीक क्या है? आई। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा कि आई जो है इसका मात्रक क्या निकलेगा? तो बताओ प्रकाश पुंज क्या होता है भाई? मात्रक क्या? ल्यूमेन। आई क्या होगा भाई? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। तो प्रदीप्ति तीव्रता क्या होती है? प्रकाश पुंज बटा ठोस कोण। प्रकाश पुंज क्या है? ल्यूमेन में, और ठोस कोण किसमें होता है? स्टेरेडियन। चलो यहां तक ठीक है, हैं? अब आगे करेंगे ना कैंडेला तो ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन को और क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कैंडेला। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन को और क्या कहते हैं? तो और क्या कहेंगे? कैंडेला। यूं रूम पर ऐसा क्या काम हो जाता है? हैं? उसका मन नहीं लग रहा तो अभी आया है, जाओ जाओ। लिख लिया भाई? प्रदीप्ति तीव्रता यानी कि ज्योति तीव्रता। तीसरा इसमें हमारे पास आया था ठोस कोण नाम आया। आया कि नहीं आया? ठोस कोण के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं, या मतलब मात्रक पढ़ते हैं तो ही पढ़ लेते हैं। ठोस कोण है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। आप ठोस कोण जानते हैं, ये नहीं सॉरी, स्टेरेडियन या ठोस कोण कह दो। तो ठोस कोण निकालना होता है तो स्टेरेडियन होता है, और एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? 4 पाई। एक स्टेरेडियन बराबर क्या आता है? 4 पाई। 4 पाई का मतलब 12.57, लगभग 12.57। एक स्टेरेडियन बराबर ये होता है। ठोस कोण के बाद में हमारे पास आता है मानक मोमबत्ती। छोटी छोटी डेफिनेशन है, शब्दावली तो लिख रहा हूं मैं। मानक मोमबत्ती, मानक मोमबत्ती होती है इस प्रकार की मोमबत्ती जो 1 घंटे में 7.776 ग्राम जलती है, उसे मोमबत्ती को क्या कहता है?
वह मोमबत्ती जो 1 घंटे में 7.776 ग्राम जलती है। उस मोमबत्ती को आप क्या बोलते हो? मानक मोमबत्ती। तो वह मोमबत्ती जो 1 घंटे में कितनी जलती है? 7.776। इस मोमबत्ती को बोलते हैं मानक मोमबत्ती। सॉलिड एंगल होता है ठोस कोण ना, क्या हुआ? सॉलिड एंगल होता है ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? 4 पाई। 4 पाई बराबर क्या होता है? 12.57। बस इतना ध्यान रखना है। एक हमारे पास और है जो प्रदीप्ति है। प्रदीप्ति का प्रतीक है ई। प्रदीप्ति का प्रतीक क्या है? ई। प्रदीप्ति किसे कहते हैं? ये तो बाकी की साइड की चीजें तो हो गई थी, प्रदीप्ति बताओ भाई। कार्य क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर उत्पन्न प्रकाश इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रकाश, ये होता है भाई। इकाई क्षेत्रफल के लंबवत तल पर गिरने वाली प्रकाश की मात्रा। ठीक ही रहेगा ना? वो कह रहा उत्पन्न क्या हो उसे कोई लेना देना नहीं है। नीचे गिरी कितनी, प्रति इकाई क्षेत्र में गिरी कितनी, वही हमारे पास क्या कहलाएगी? प्रदीप्ति। बहुत उत्पन्न हुई होगी, वापस चली गई। यहां पर तल पर कितनी आई, तो हमें जो तल से लेना देना है वो क्या बताएगा? प्रदीप्ति। अब ये जो बताओ कोई बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री है, वो बता सकती है कि तल पर कितनी आएगी? नहीं बता सकती। वो कहेगी उत्पन्न ये होगी, तल पर कितनी आई कितनी नहीं मुझे क्या पता। तुम कितनी हाइट पे लगा रहे हो, तुमने ज्यादा हाइट पे लगा ली तल पे कम आई, कम हाइट पे लगाई ज्यादा आई। ऐसा रिफ्लेक्टर अच्छा लगाए तो ज्यादा आई, रिफ्लेक्टर नहीं लगाए तो चारों ओर बिखर गई। मैं तो ये बता सकता हूं उत्पन्न कितनी हुई है। तो उत्पन्न होने वाली किस में ली जाती है? ल्यूमेन में। तो बल्ब होता है ल्यूमेन। बल्ब की क्षमता किसमें आएगी? ल्यूमेन में। वो कभी भी आपको प्रदीप्ति की बताएगी क्या? नहीं, वो बताएगा उत्पन्न कितनी होगी। जबकि हमें उत्पन्न से लेने देने, हम कहते उत्पन्न हो गई ठीक है। जैसे आपको कह दिया एक बाइक लेके जा रहे हो और आप रात को जा रहे हो, बाइक के आगे लाइट है ना कम गिर रही है, तो आप मरते डरते कैसे करे पहुंच गए। सीधे आप गए सुबह उठते ही दुकान वाले के पास या उसके मतलब जिस एजेंसी वाले के पास, इसकी तो लाइट ही नहीं पड़ रही, मैं तो रात को मुश्किल से आया। तो वो कहेगा कि ये उत्पन्न बहुत कर रही है प्रकाश, इससे ज्यादा उत्पन्न नहीं कर सकती। तो आप कहोगे उत्पन्न कितनी करे मुझे क्या लेना देना, तो ये बता नीचे पड़ी कितनी, हमें किसे लेना देना है? अब नीचे कितनी आई, ये कितने उत्पन्न करे उसे हमें क्या लेना देना। वो कह रहा बहुत उत्पन्न करे उसे हमें क्या, वो कह रहा 100 ल्यूमेन उत्पन्न करे, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। नीचे पड़ी कितनी, रोड पे कितनी आई, मुझे आगे कितनी दूर तक दिखाई दी, हमें तो उसे लेना देना है। तो हम इसलिए प्रदीप्ति को पढ़ते हैं। जबकि कोई भी कंपनी प्रदीप्ति नहीं देती है, कंपनी क्या देती है? ल्यूमेन। वो कहती है उत्पन्न ये करेगी और बाकी चीजें करेगी दूसरी चीजों पर निर्भर। रिफ्लेक्टर कैसा है, प्रणाली कौन सी काम में ली गई है, डिस्टेंस कितनी है, वो बाकी अलग चीजों पर निर्भर करनी है कि नहीं है? तो प्रदीप्ति क्या होगा? इकाई क्षेत्रफल के लंबवत तल पर गिरने वाली
प्रकाश की मात्रा, इकाई क्षेत्रफल के लंबवत तल पर गिरने वाली प्रकाश की मात्रा क्या कहलाएगी? प्रदीप्ति। तो ध्यान से देखो भाई, प्रदीप्ति बराबर क्या आएगा हमारे पास? तो प्रकाश पुंज बटा क्षेत्रफल। क्या आ गया भाई? प्रकाश पुंज बटा क्षेत्रफल। अब बताओ प्रदीप्ति को हम क्या लिखते हैं? ई। ई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई बटा ए। ई बराबर फाई बटा क्या हुआ? ए। और यदि आप इसका मात्रक पूछेंगे तो फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? ल्यूमेन। ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को दूसरा नाम क्या होता है? लक्स। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? लक्स। तो समझ गए? सर्दी में बहुत कम सरफेस पे आती, वो अलग कारण है। वो आगे जैसे जैसे लैंप पढ़ोगे ना, वो अलग कारण आएगी। सर्दियों में कोहरा आता है, कोहरे के लिए एक वर्णीय प्रकाश की जरूरत होती है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए हम सोडियम वेपर लैंप काम में ले लेंगे। लिख लिया भाई? लिखो लिखो। तो आपको ये फर्क पता चला, प्रदीप्ति का और प्रकाश पुंज का फर्क पता चला होगा। प्रकाश पुंज का मात्रा क्या होगा? ल्यूमेन में। जो जैसे हमारा प्रोजेक्टर ये लगा हुआ है, तो प्रोजेक्टर का जो ये मात्रा क्षमता किसमें दी है? ल्यूमेन में। आप बल्ब की क्षमता निकालोगे किसमें निकालोगे? ल्यूमेन में। ल्यूमेन मतलब उत्पन्न कितनी हुई, नीचे तल पर गिरी कितनी, ये कोई कंपनी नहीं बता सकती। ये तो हमारे बाकी चीजों के गुणों पर निर्भर करेगी, लैंपों के बीच की दूरी वगैरह बहुत कुछ आगे आएगा। क्या पुष्पराज की तरह टांग पे टांग रख के बैठ गए? पैर दुख रहे हैं क्या? तुम ये कहेगा ये भी टांग अपुन की है और ये भी अपुन की टांग है। लिख लिया भाई? हाँ, अगला देखो। अच्छा एक देखो, आवाज मत करो भाई। प्रदीप्ति का मापन किसमें? मुझे लगता है कि आप 5-6 दिन से भरे हुए हो, बोल नहीं पाए थे ज्यादा। हाँ, कोई कोई बात नहीं। प्रदीप्ति का मापन क्या होता है? किससे करते हैं? प्रकाश मापी से। और प्रकाश मापी को इंग्लिश में कहते हैं लाइट मीटर। प्रदीप्ति का मापन किससे होगा? लाइट मीटर द्वारा, यानी प्रकाश मापी द्वारा। प्रदीप्ति का मापन किससे हुआ? लाइट मीटर यानी प्रकाश मापी द्वारा हुआ। ठीक है, अब मैं आपको 1 मिनट में पूरा रिवाइज कराता हूं। आप मुझे बताओ कि प्रदीप्ति पुंज का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। प्रदीप्ति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला कह दो, और यहां क्या कहूंगा? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। और तीसरा बताओ कि प्रदीप्ति का मात्रक क्या है? लक्स। या क्या कहोगे? ल्यूमेन बटा मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। तीनों का फर्क पता चला? क्योंकि कंफ्यूज इसी में हो गए, ऑप्शन में तीनों ही आएंगे, हमेशा ही आते हैं। चाहे वो प्रकाश पुंज पूछो, चाहे प्रदीप्ति तीव्रता पूछो, चाहे वो प्रदीप्ति पूछो, ऑप्शन ये सब आते हैं साथ में, इसलिए ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो बताओ प्रदीप्ति का मापन किसे होगा? प्रकाश मापी द्वारा। प्रकाश मापी क्या होगा? लाइट मीटर। चलो ठीक है, मानक मोमबत्ती आ गई, ठोस कोण आ गई, प्रदीप्ति आ गई।
अब हमारे पास है दक्षता। क्या आएगी भाई? दक्षता। दक्षता तो आप बता देंगे, मुझे विश्वास है। दक्षता क्या होती है? आउटपुट बटा, दक्षता यही होती है ना भाई, आउटपुट बटा इनपुट। मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब को मैं इनपुट क्या दे रहा हूं? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति दूंगा ना, किस में होती है? वाट में। बिल भी किस में आएगा? वाट में तो आएगा, किलो वाट घंटे KWH बनता है। तो विद्युत शक्ति किस में होगी? वाट में। इनपुट होगी विद्युत शक्ति। आप देखो कि दक्षता क्या होगी? आउटपुट बटा इनपुट। इनपुट क्या दोगे बल्ब को? शक्ति दोगे विद्युत की। विद्युत शक्ति किस में होगी? वाट में। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा प्रकाश पुंज आएगा। किस में आएगा? ल्यूमेन में। प्रकाश मात्रा कह दूं या प्रकाश पुंज कह दूं? प्रकाश की मात्रा किस में आएगी? ल्यूमेन में। तो बताओ दक्षता का मात्रा क्या होगा? ल्यूमेन प्रति वाट। हुआ कि नहीं हुआ? दक्षता का प्रतीक क्या हुआ? तो जब भी मैं दक्षता के बारे में लिखूंगा तो ये किस में आएगी भाई? ल्यूमेन प्रति वाट। तो ये हमारे पास आउटपुट बटा इनपुट हो जाती है। हो गया? यहां तक समझ में आया नहीं आया? बल्ब की क्षमता ऐसे ही आएगी, मतलब ल्यूमेन प्रति वाट। आप ये देखो, अपने इतना वाट खर्च किया, लाइट तो कम, यही ल्यूमेन कम आया, तो मतलब दक्षता क्या है? कम। वाट कम खर्च करने पर यदि मान लो प्रदीप्ति ज्यादा आ रही तो दक्षता क्या है? उच्च। तो LED की दक्षता क्या है? उच्च है। बल्ब की दक्षता क्या है? कम। कम क्यों है? क्योंकि प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा ही दे रही है, और हमें ऊष्मा चाहिए ही नहीं। हम चाह रहे हैं केवल प्रकाश, वो दे रही है साथ में ऊष्मा, तो इसे वाट तो खपत होगी कि नहीं होगी? क्या हुआ? दोनों चाहिए। हाँ, बल्ब का उद्देश्य तो यही है ना। बल्ब का उद्देश्य क्या है? प्रकाश। चलो अगला है 7 नंबर। 7 नंबर और 8 नंबर में छोटा सा फर्क है, ध्यान से आप देख लेना। एक है चौंध यानी ग्लेर, चकाचौंध नाम सुना है? और एक होता है चमकीलापन। ब्राइटनेस नाम सुना है? ठीक है, तो बताओ भाई क्या फर्क क्या है? ये तो मैंने सुना है, ये मैंने मोबाइल में देखा है। ये फर्क है ना, और क्या फर्क है? तो ब्राइटनेस मोबाइल में देखा है। अच्छा, ब्राइटनेस अब क्या समझे? अरे मैं तो शब्दावली भाई महोदय, तो ये तो शब्दावली पढ़ा रहा हूं ना मैं। टॉपिक तो लैंप है, लैंप तो शुरू ही नहीं होगा आज। मैं तो शब्दावली पढ़ा रहा हूं, होते क्या क्या है। एक होता मोबाइल में कॉन्ट्रास्ट,
वो कलर चेंज करने का काम करता है, हमारा कलर से लेना देना नहीं है, हमारे प्रकाश से लेना देना है। इसलिए कॉन्ट्रास्ट पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ब्राइटनेस में। जैसे आप दिन में मोबाइल दोपहर में बाहर जाते हो तो यदि मान लो ब्राइटनेस कम है तो दिखता नहीं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं दिख जाता है। तो किसी तल से निकलने वाला प्रकाश जो है वो क्या पैदा कर रहा है? चमकीलापन। किसी या तो चिकना या खुरदरी सतह से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश क्या होता है? चमकीलापन प्रदान करता है। और एक प्रकाश होता है जो आंखों के ऊपर गिरता है, यानी किसी तल पर गिरता है तो वो चकाचौंध उत्पन्न करता है, और उत्पन्न करता है वो हमारे पास क्या करता है? ब्राइटनेस। फर्क है कि नहीं है? जैसे मान लो कि बहुत सारी लाइटें लगी हुई, आप जाओगे आपकी आंखें नहीं खुल रही, कुछ दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब चकाचौंध है। ठीक है, ये वो होता है। तो इसका मतलब चकाचौंध कब आई? जब प्रकाश तो दूसरी जगह से आया, ये तो तल के ऊपर आके गिर रहा था, तो वो आया ग्लेयर। और ब्राइटनेस क्या हुआ? तो ब्राइटनेस हमारे पास ये हुआ कि किसी तल से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश किरण, वो हमारे पास क्या कहलाया? ब्राइटनेस। किसी तल से उत्सर्जित प्रकाश, वो क्या बताएगा भाई? चमकीलापन। और चकाचौंध होता है बाह्य स्रोत से किसी तल पर गिरने वाला प्रकाश। बाह्य स्रोत से किसी तल पर गिरने वाला प्रकाश। इसके कारण लिख दो, इसके कारण आंखों में जलन व दर्द होता है। चकाचौंध के कारण क्या होता है? आंखों में जलन व दर्द होता है। ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते, कम या ज्यादा हम किसी को भी कर सकते हैं। चकाचौंध में भी ज्यादा लाइटें हैं तो क्या कम करो, तो 2-4 बंद कर दो, ऐसे ही तो होता है। तो जो हमारा कंट्रोल में, उसको किसी को भी हम कम तथा ज्यादा कर सकते हैं। इससे आंखों में जलन व दर्द होता है। चमकीले का लिख दीजिए, इसका मात्रक है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। सर मोबाइल से दोनों हो रहा, दोनों नहीं होता मोबाइल से। मोबाइल जो खुद उत्सर्जित करता वो है मोबाइल की ब्राइटनेस, और हम है तल के ऊपर प्रकाश गिरा तो इसलिए चकाचौंध हो रही है, आंखों में जलन में दर्द हो रही है। तो ये कौन सा प्रभाव है? ग्लेयर, ये प्रभाव है ना। और जो मोबाइल उत्सर्जित कर रहा है वो कौन सा है? ब्राइटनेस। तो किसी तल से उत्सर्जित प्रकाश ब्राइटनेस कहलाता है, और बाह्य स्रोत से किसी तल पर गिरने वाला प्रकाश चकाचौंध कहलाता है। बस, यदि प्रकाश गिरेगा तो कहीं तो उत्पन्न होगा, तभी दूसरी जगह गिरेगा। अब बताओ ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब आप इतना तनाव में क्यों है? आपको ही पूछ रहा हूं मैं, पीछे मत देखो। हाँ, नहीं मैं काफी देर से देख रहा हूं, आधे घंटे से आपको तनाव में है। टेंशन क्या है? मतलब है क्या टेंशन? एक्चुअल में मैं वास्तव में मैं आधे घंटे से आपको ही ऑब्जर्व करा था।
मैं ये देख रहा था कि आप काफी काफी ज्यादा तनाव में दिख रहे हैं। यहाँ तो ऐसे हो जाता है कई बार कि भाई सिलेबस काफी ज्यादा हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया, पीछे रह गया। ऐसा तो नहीं हो रहा है? हैं? कुछ ऐसा ही है क्या? वह आप भी 5-6 दिन छुट्टियों पे थे क्या? तो पहले वाला नहीं, वो देखो, वो कह रहे ये छुट्टियों में नहीं सदमे में है। हैं? तो कवर तो आपको करना पड़ेगा, तो टेंशन लो मत। क्लास में जितना देर रहे हो क्लास का मजा लो, क्लास के बाद आप किताबों के मजे लो। हाँ, और क्या, पढ़ो भाई, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, चाहे रोक के पढ़ो चाहे मजे लेके पढ़ो। तो मजे लेके पढ़ो ढंग से, रोक के पढ़ने से कौन सी ज्यादा पढ़ाई हो जाती है। हाँ, देखो के क्या हुआ, थोड़ा बहुत आपको मतलब तनाव फील होता है तो ऑब्वियसली बात होता ही है, सभी को होता है, कोई आपको अकेला थोड़ी होता है। जैसे आप क्लास में टेस्ट देते हैं, किसी नंबर ज्यादा आते हैं आपके कम आते हैं तो आप टेंशन में आते हो, अच्छी बात है ना, आना भी चाहिए। तो ऐसा ऐसा देखते हो लास्ट में आया नंबर, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा थोड़ी होता है, फर्क तो पड़ता ही है, और पढ़ना भी चाहिए। सारे टॉप आते भी नहीं है, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए ना, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। चलो भाई, अब देखो 3 डेफिनेशन एक साथ है, अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक, पारेषण गुणांक, तीनों एक साथ है। कितने लिख दिए हमने? 8। एक मिनट, 9 नंबर लिखो। अवशोषण गुणांक, ठीक है। 10 नंबर लिखो मत भाई, अभी देख लो। परावर्तन गुणांक 11 नंबर है छोटी छोटी चीजें देखनी होती है बस। अवशोषण गुणांक क्या होगा भाई? देखो कि जैसे एक बल्ब है, बल्ब प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। अब उत्पन्न हुआ प्रकाश पूरा आपके काम आए या नहीं आए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके छत का रंग कैसा, दीवारों का रंग कैसा है, कमरे में बाकी रखे हुए सामान का रंग कैसा है, आपने कमरे की दीवारें की सफाई कैसे की है, सभी चीजों पर निर्भर करता है। ऐसा करता है कि नहीं करता है? सभी चीजों पर करता है। इसका मतलब जितना प्रकाश उत्पन्न हुआ उसमें से परावर्तन कितना हुआ, दीवार ने अवशोषण कितना कर लिया। यदि आप काला कलर करा देंगे तो सारे क्या कर लेगा? अवशोषण, परावर्तन करेगा नहीं, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और आप व्हाइट कलर कराते हैं तो क्या होता है? परावर्तन ज्यादा, तो जो प्रकाश है ज्यादा उपयोगी हो जाता है। तो ये हमारे पास अवशोषण गुणांक है। तो अवशोषण गुणांक ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम, ठीक है। अवशोषण को हम कहते हैं एब्जॉर्बेशन कहते हैं ना। ये होता है आपतित। इनपुट क्या है? इनपुट हमारे पास क्या है? आपतित प्रकाश, और आउटपुट क्या है? अवशोषित प्रकाश। आउटपुट बटा इनपुट है ना भाई। आपने प्रकाश कितना उसके ऊपर दीवार पर डाला और वापस कितना मिला। यदि आपको वापस अवशोषित प्रकाश कम है तो आप कहेंगे अवशोषण क्या हुआ? कम। अवशोषित प्रकाश ज्यादा है तो अवशोषण क्या हुआ? ज्यादा। ब्लैक कलर होगा तो अवशोषण क्या होगा? ज्यादा। व्हाइट कलर होगा तो अवशोषण क्या होगा? कम, ठीक है। तो यह है अवशोषण गुणांक। परावर्तन गुणांक कहलाता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। यानी यह कह रहा है इनपुट तो आपके पास क्या है? आपतित प्रकाश। आउटपुट आपके पास क्या है? परावर्तित प्रकाश। ठीक है। यदि
दीवारों पर हल्का रंग, यानी लाइट कलर होता है ना, हल्का रंग करने पर क्या होगा भाई? तो हल्का रंग करने पर हमारे पास क्या होगा? तो आप कहेंगे अवशोषित क्या होगा? कम, और परावर्तित क्या होगा? ज्यादा। अवशोषित होगा प्रकाश कम, और परावर्तित क्या होगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि दीवारों पर गहरा रंग डार्क कलर करोगे तो अवशोषित क्या होगा? ज्यादा, परावर्तित क्या होगा? कम। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब ये ना पारेषण क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, और जब लौट के वापस आता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये रिफ्रैक्शन है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऐसे जा रहा है कि आपका रूम है, रूम में आपने लाइट चालू की, बाहर खिड़की पे लगा था शीशा, उस शीशे के कारण बाहर भी प्रकाश की मात्रा जा रही कि नहीं जा रही है? एक माध्यम से आपने फाइबर लगाया तो अलग जाएगी, शीशा लगाए तो अलग जाएगी, पतला शीशा लगाए ज्यादा जाएगी, मोटा शीशा लगाए कम जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? डार्क शीशा लगाया तो वो फिर ऐसा होता है कि वन वे विजन हो जाती है। एक कलर एक तरफ क्या लगा देते हैं? परत। आपने देखते हैं ना कोई शीशा वन वे विजन होता है, एक साइड से दिखता है। किस साइड से दिखेगा? जैसे लगाओगे जिधर ज्यादा प्रकाश होगा उधर दिखेगा, जिधर ज्यादा प्रकाश होगा उधर दिखेगा। तो जैसे कई घर में कमरा बनाते हैं ऊपर की तरफ, तो ऐसा बनाते हैं कि दो तरफ कांच लगा देते हैं, तो उनको ऐसे लगाते समय तो वो दिन में लगाते हैं, तो उनको ऐसा दिखता है कि देखो बाहर वाले सब दिख रहे हैं, बाहर वाले हम नहीं दिख रहे। रात में उल्टा होता है। पारेषण गुणांक, आवाज नहीं, आपतित प्रकाश इनपुट है और पारेषित प्रकाश पारेषित प्रकार क्या है? आउटपुट है। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो कि पारेषण गुणांक किससे कहोगे? पारेषण होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का गमन। पारेषण क्या होगा? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो गमन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारेषण कहते हैं। हाँ, इंसिडेंट मतलब आपतित प्रकाश ही हुआ। पारेषण मतलब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन। आसान है कि नहीं? सारी शब्दावलियां टफ थोड़ी है, कुछ भी टफ नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है, मैं बताऊं आपको, आप एक बार यहां पढ़ लिया और एक बार घर पर जाओगे ना तो आपको लैम्प से पहले वाला भाग बहुत आसान लगेगा, लैम्प के बाद में टफ लगने लगेगा। जबकि आप जैसे आईटीआई करके आते हो तो आपको लगता है लैम्प तो आसान है, स्टार्टिंग में क्या लिख दिया है ये पता नहीं चल रहा।
तो क्या हुआ? क्या बता रहे हो? ऊर्जा? कौन सा? क्या शब्द आया? लिख के दे दे। हाँ तो कल बता देना। शब्द कोई से भी दे सकते हैं, निमी में कोई भी शब्द हो सकता है, जो वाइंडिंग गमन गमनाट हो सकती है। हाँ, है। हाँ, किधर है वो? अच्छा, क्या हुआ? झोंकेदार? झोंकेदार तो देखो, वैसे ना झोंकेदार एक परीक्षा में आया था नाम, लेकिन झोंकेदार कोई शब्द नहीं, एडी को बोलते हैं। भंवर धारा होती है नहीं, जो घूमती हुई धारा है, घूमती हुई धारा को भंवर धारा कहते हैं, इसीलिए उसको एडी करंट कहते हैं। तो उन्होंने कोई गूगल में लिखा होगा तो नाम आया झोंका, तो झोंकेदार कर दिया, वो ऐसे ही नाम उसका। झोंकेदार कोई मतलब, एडी करंट को भंवर धारा कहते हैं। भंवर का मतलब भी ऐसे ही होता है, झोंकेदार का मतलब भी यही होता है। तो जोकर से लेके झोंकेदार तक आपका सफर है। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं प्रदीप्ति के नियम। आवाज नहीं भाई। प्रदीप्ति के दो नियम है। पहला है हमारे पास व्युत्क्रम वर्ग का नियम। पहला नियम है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि जैसे मान लो आपने यहां पर, आपके पास प्रकाशिक स्रोत है, यहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और ये प्रकाश यहीं पे आके तल पर गिर रहा है। इसकी दूरी है d1 और यही हमारे यही जो प्रकाश है, इसके यदि मान लो तल के बीच की दूरी क्या हो गई? ज्यादा। यहां देते प्रकाश, इसी पे तल पे गिरना है, तो ये क्या है? d2। दोनों ही समान समता के प्रकाशिक स्रोत है। ठीक है, दोनों की क्षमता क्या है? समान। यही 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है। इसमें दूरी है d1, इसमें दूरी है d2। आप बताओ तल पर ज्यादा प्रकाश कब आएगा? पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में? पहली में आएगा, दूसरी में आएगा? दूसरी में आएगा। कहां रह गए आप? पहली में आएगा तो नॉर्मल चीज है। तो इसीलिए तो टेबल लाइट लगाते हैं, टेबल लैंप। पास में ही है तो ज्यादा प्रकाश दिख जाता है, कम वाट का होता है, ज्यादा प्रकाश दिखता है। तो जितना ज्यादा दूर लगाओगे उतना ही प्रकाश क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है ना भाई? जितना ज्यादा, यदि 100 वाट का एक मैंने यहां लगाया, तो एक 100 वाट का मैं यहां से लगा के नीचे देख रहा हूं, फर्क तो आपको पता चल रहा होगा। तो नीचे क्या दिखेगा? फिर बहुत कम। ठीक है, तो दूरी जितनी ज्यादा होगी, प्रदीप्ति उतनी क्या होगी? कम। और ये इसके व्युत्क्रम के वर्ग पर नियम पर काम करेगा, यानी कि E समानुपाती क्या आ जाएगा? d²। E समानुपाती d², सॉरी d² के व्युत्क्रम अनुपाती। और दूसरा E समानुपाती I, E समानुपाती I। इसमें D क्या है? तो D आप कहेंगे स्रोत व तल के बीच की दूरी। स्रोत व तल के बीच की दूरी। और I क्या कहलाती है? प्रदीप्ति तीव्रता।
क्लियर। तो ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहता है कि यदि मान लो प्रकाशिक स्रोत तथा तल के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी प्रकाश तल पर उतना ही कम गिरेगा, प्रदीप्ति उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। वर्ग में व्युत्क्रम है, उल्टा चलेगा। तो पहला नियम कौन सा है, व्युत्क्रम वर्ग। लिख लिया भाई। हो गया। एक मिनट भाई। हाँ, ये हो गया। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा नियम है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। दूसरा हमारे पास है लैम्बर्ट का कोजिया नियम। आवाज नहीं भाई। लैम्बर्ट का कोजिया नियम। लैम्बर्ट का कोजिया नियम क्या है, वो ये होता है कि ई समानुपाती कोस थीटा। कोस को हिंदी में कोजिया बोलते हैं। कोस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोजिया। साइन को बोलते हैं ज्या। तो ये है लैम्बर्ट का कोजिया नियम। अब ये क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि जैसे मान लो ये आपके पास प्रकाशिक स्रोत है कोई, आपको दो केस दिए जाए। वो कह रहा है ये है कोई तल जिस पर प्रकाश गिरेगा। एक तो केवल इतना ही एंगल हो, सारा प्रकाश इसी पर आके गिरे, ठीक है। और एक हो इतना एंगल, सारा प्रकाश इतने बड़े तल पे गिरे। तो आपने जैसे ही कोण बढ़ाया, कोण बढ़ाते ही तल पर प्रदीप्ति क्या होगी, कम। अरे भाई वही तो प्रकाश था, उस प्रकाश आप थोड़ी दूरी में लगाते प्रदीप्ति क्या थी, ज्यादा। और ज्यादा क्षेत्र में लगाओगे प्रदीप्ति क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाला प्रकाश ही तो प्रदीप्ति है। तो क्षेत्र बढ़ाओगे तो प्रदीप्ति क्या होगी, घटेगी। तो प्रदीप्ति घटी। तो थीटा बढ़ने पर ई घटा। अब देखो जैसे थीटा बढ़ेगा तो बताओ कोस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। थीटा बढ़ाते हो तो कोस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। तो थीटा बढ़ाए कोस थीटा घटा, ई भी घटा। तो ई समानुपाती क्या है, कोस थीटा। और इससे जो सूत्र से सवाल बनेगा वो ये है, ई बराबर आई बटा डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ये करो नोट।
हेलो। हेलो। एक मिनट भाई, एक मिनट रुको। तो आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ये ध्यान रखना। आई क्या है? प्रदीप्ति तीव्रता। आई क्या है? प्रदीप्ति तीव्रता। और डी क्या है? प्रकाशिक स्रोत तथा तल के बीच की दूरी। और कोस थीटा तो एक हमारे पास क्या है? कोण है। क्या हुआ? लिख लिया? अब एक सवाल लिखो भैया, उस न्यूमेरिकल को आप सोल्व करना। मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं। एक 480 कैंडल शक्ति के प्रकाश स्रोत से 5 मीटर की दूरी पर स्क्रीन है, तो प्रदीप्ति ज्ञात कीजिए। तो प्रदीप्ति ज्ञात कीजिए। इसमें दो केस है। पहला, जब अभिलंब से टकराती है
और दूसरा है जब 60 डिग्री कोण पर टकराती है। अभिलंब का मतलब है दोनों के बीच कोण कितना डिग्री हो गया भाई, 0 डिग्री। देखो कि हमारे पास E बराबर होता है I बटा डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। आई है प्रदीप्ति तीव्रता, इसका मान है 480 कैंडल पावर। डी का मान है 5 मीटर। सबसे पहला केस लेता हूं जिसमें थीटा हमारे पास है 0 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि E बराबर क्या हुआ, आई 480 बटा 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 इंटू कोस 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास 480 बटा 25। यदि मैं इसको 48 को 4 से गुणा करता हूं तो ये होता है 192। 19.2 आ रहा है क्या, 19.2 हमारे पास आ रहा है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा केस यदि मैं लेता हूं तो ये होगा E बराबर आई अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि दूसरी केस में कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। आई का मान 480 बटा 5 गुणा 5 इंटू कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 होता है, इसलिए 480 बटा 25 इंटू कितना आ गया भाई, 1/2। तो जो पहले आया था उसका क्या हो जाएगा, आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 9.6 की बनेगा। लक्स लिखो या लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। मीटर स्क्वायर करना भाई। अब ठीक,
लिख लिया भाई? ओके। अब हमारे पास दो ही चीजें बाकी है, एक तो प्रकाश व्यवस्था कौन सी है, एक प्रदीप्ति कारक कौन सा है? हैं? प्रदीप्ति कारक और प्रकाश व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। हाँ, हेडिंग डालो, प्रकाश व्यवस्था। कौन सी प्रकाश व्यवस्था? अब ये बहुत आसान है, केवल नाम लिखवाना है मुझे। प्रकाश व्यवस्था। प्रकाश व्यवस्था कौन सी होती है भाई? पहली है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रकाश, पहले मैं लिखता हूं नाम सारे, 5 है ना? ठीक है। दूसरा कौन सा है? अर्ध प्रत्यक्ष। तीसरा हमारे पास कौन सा है? अप्रत्यक्ष। चौथा है हमारे पास अर्ध अप्रत्यक्ष। पांचवा है सामान्य प्रकाश। अब देखो भाई, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का मतलब है सीधी लाइट पड़नी, यही हुआ। तो इस प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में तो आप ऐसे बना दोगे, यहां पर प्रकाश क्या आएगा? सीधा तल पर आएगा। आप इसमें एक ही बात लिखेंगे, 90% प्रकाश कहां पर होगा? तल पर। चकाचौंध क्या होगी? ज्यादा। ऐसा कहां काम में लोगे? घरों में ले लें? हाँ, लैब में तो ले ही सकते हो। लैब में तो लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और कहां काम में ले सकते हैं? हैं? औद्योगिक कारखानों में ऐसे नहीं है। औद्योगिक कारखानों में जहां महीन कार्य हो रहा है वहां काम में ले सकते हो। बाकी औद्योगिक कार्यों में मतलब हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, सेमी डायरेक्ट करते हैं, अर्ध प्रत्यक्ष लेते हैं। क्या हुआ? खेल के मैदानों में ले सकते हैं। खेल के मैदानों में पूरी प्रकाश उधर ही जाके गिरना चाहिए, स्टेडियम के अंदर। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, एक स्टेडियम में लिख सकते हैं। मेले में ले सकते हैं ना भाई, मेले में, उत्सव में। मेले में देखो, एक तो होती है हमारे पास प्रत्यक्ष, एक सजावटी होती है, वो अलग होती है। एक मेले में होती है कि पूरे मेले में रोशनी बराबर रहे, तो ये होता है। बाकी स्टेडियम में ले लो, एक तो लिख दो स्टेडियम में, एक लिख दो स्टेडियम में, एक लिख दो महीन कार्य में। महीन कार्य में मतलब बहुत छोटा छोटा काम करते हैं। कि महीन कार्य मतलब है कि जैसे सोनार काम करता है, तो जिस जगह पर वो घटता है वहां पर प्रकाश बहुत ज्यादा रखता है ताकि उसको आराम से दिखाई दे पूरी चीजें। महीन कार्य होता है। अर्ध प्रत्यक्ष क्या होता है? कार्यालय तथा घरों में काम लेते हैं। 60% से 90% तल पर होता है।
कार्यालय तथा घरों में। कार्यालय तथा घरों में आप क्या काम लेते हैं भाई? अर्ध प्रत्यक्ष। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो लाइट है, प्रकाश पूर्णतः नीचे नहीं गिरता है, अप्रत्यक्ष में होता है कि 10% तल पर, और 90% कहां जाता है? ऊपर। कहां काम लेते हो? सिनेमाघरों में। इसमें होता है 10 से 40% तल पर। ये कहां काम लेते हैं? सजावटी, सजावटी लाइट में। अब सजावटी लाइट कहीं भी हो सकती है, जैसे डीजे पार्टी हो रही है, वहां पर भी ये होता है। और जो घर में भी सजावटी लाइटें होती है, वो भी अर्ध अप्रत्यक्ष के रूप में आती है। जहां भी सजावटी लाइट लगाते हैं, आप शादी त्योहार में भी ये काम में लेते हैं, जो भी अर्ध अप्रत्यक्ष होती है। सामान्य प्रकाश में आती है सभी दिशाओं में प्रकाश एक समान। सभी दिशाओं में प्रकाश क्या भाई? एक समान। अच्छा, सभी दिशाओं में प्रकाश एक समान है, ध्यान से देखना। सभी दिशाओं में यदि प्रकाश हमारे पास एक समान है, तो 50% प्रकाश तल पर है। लिख लिया भाई? हाँ, ऊपर 90% कहां जाएगा? यदि 10% तल पे गए तो 90% कहां जाएगा? ऊपर। तो छत पे ही तो डालते हैं।
इसी प्रकार ये उल्टी तरफ से लैंप लगाते हैं, लैंप लगाते हैं उल्टी, नीचे केवल ये रहे कि प्रकाश आया है। क्या कह रहे हो? नहीं, वापिस केवल टकरा कर आने वाला ही आता है। ऊपर वाला भाग आप देखना कि वो होता है डार्क कलर का, तो ज्यादातर टकरा के कुछ आता नहीं है ज्यादा। तो इसीलिए प्रकाश इस प्रकार डाला जाता है, ऊपर से थोड़ा सा टकरा के भाग है, जिससे यह पता हो कि प्रकाश होने का आभास हो, लेकिन प्रकाश नहीं हो। होने का क्या, केवल क्या हो, आभास। ये होता है। नहीं समझे? आप रात को टीवी देख रहे हो, टीवी में अच्छी मूवी पुष्पा देख रहे हो, ठीक, हाँ, तो आप ये चाहेंगे ना कि भाई आप इसको अच्छी क्वालिटी के साथ देखें, तो आप लाइटें करते हैं बंद, ठीक है ना। लेकिन लाइट बंद करते समय हम रखते हैं कि तुम्हें हल्की सी धुंधला रहे प्रकाश, तो इसलिए जो लैंप जलाया जाता है वो होता है हमारे पास अप्रत्यक्ष प्रकाश। प्रत्यक्ष होता है पूरी लाइट है गिरनी, अप्रत्यक्ष क्या होता है, थोड़ा सा प्रकाश का होता है, मतलब प्रकाश का आभास होता है। जैसे 0 वाट का लैंप लगाते हैं? कौन सा? टेबल पिग्मी, पिग्मी लैंप, पेंडेड होल्डर लैंप, वो सारे लगाएंगे आगे। कौन से होते हैं वो, मतलब लैंप तो लैंप होते हैं। टेबल लैंप प्रत्यक्ष में आएगा ना, सारा प्रकाश नीचे आएगा। टेबल लैंप में प्रकाश कहीं जाएगा क्या? नहीं। और बाड़े में लट्टू लगाओगे वो कौन सा होगा? सामान्य प्रकाश, चारों ओर फैलेगा, है कि नहीं है? यहां पर देखो, इसमें तो छत में नहीं, तो छत में हम जो लाइट लगाते उसमें व्यवस्था ऐसा करते हैं कि वो नीचे तो आए साथ के साथ साइड में भी फैले, तो वो होती है सेम अर्थ प्रत्यक्ष। हम जो छत पे लाइट, मान लो यहाँ पर हॉल में छत में लाइटें होती, आप 10 लाइटें लगाते हैं, तो आप ये थोड़ी सोचते हैं 10 की 10 सीधी नीचे आनी चाहिए, आपके नीचे तो आएगी लेकिन ऐसे फैलती हुई आएगी, ऐसे आ रही है नीचे, तो वो कौन सी कहलाती है? अर्ध प्रत्यक्ष। क्लियर है? प्रदीप्ति कारक लिखो, प्रदीप्ति, ओहो, प्रदीप्ति कारक में पहला आता है स्थान ऊंचाई अनुपात। प्रदीप्ति को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? स्थान ऊंचाई अनुपात। तो पहला है कि प्रकाशिक स्रोत की तल से ऊंचाई, ठीक है भाई, पहला है प्रकाशिक स्रोत की तल से ऊंचाई। दूसरा क्या है? दूसरा है कि दो लैंपों के बीच की क्षैतिज दूरी, दो लैंपों के बीच की क्षैतिज दूरी। हेलो, हाँ सर, राम राम।
प्रकाशिक स्रोत की तल से ऊंचाई, लैंपों के बीच क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी मतलब आपने एक कमरा बनाया, उसमें 4 लाइटें लगाई, एक बंदे ने बड़ा कमरा बनाया, वो कहे मैं ही 4 लाइट लगाऊंगा, तो बराबर प्रकाश आएगा क्या? नहीं। यानी 2 लैंपों के बीच की दूरी क्या है, ये भी मायने रखेगी कि नहीं रखेगी? ठीक है। प्रकाशिक स्रोत की तल से ऊंचाई मायने रखेगी। ठीक है। अगला है हमारे पास प्रकाश व्यवस्था कौन सी की, ये भी मायने रखेगी। ठीक है। छत में दीवारों का रंग इसमें ले तो ले, नहीं तो छत में दीवारों का रंग उपयोगिता गुणांक में ज्यादा काम आ जाता है। ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास आता है उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक का मतलब होता है कि आपने जो प्रकाश उत्पन्न हुआ उसमें से उपयोग कितना हुआ। जैसे एक कमरे में आप लैंप जला के अकेले पड़ रहे हो, दूसरे कमरे में आपका भाई अकेला पड़ रहा है, तो घर वाले कह रहे हैं कि दोनों एक साथ ही पढ़ दो ना, क्यों बिल ला रहे हो, पढ़ना ही है तो। ठीक है। तो ये वो जो बता रहे हैं उस लाइन में उपयोगिता गुणांक, कि उत्पन्न जो प्रकाश हुआ उसका उपयोग कितना हुआ। जैसे आप वर्कशॉप के अंतर्गत काम करते हो, एक मशीन पर काम करना, आपने सारी लाइटें चालू कर दी, फिर एक कोने में जाके बैठ के काम करने लगे, उपयोगिता गुणांक क्या है? कम। तो उपयोगिता गुणांक का मतलब है उत्पन्न प्रकाश और उपयोगी प्रकाश के रेशियो होता है, वो है उपयोगिता गुणांक। इनपुट तो क्या हो गया? उत्पन्न प्रकाश। आउटपुट है उपयोग में लिया गया प्रकाश। उपयोग में लिया गया प्रकाश। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक आपको अच्छे काम में लेना है तो छत में दीवारों का रंग ध्यान रखा जाए, छत में दीवारों का रंग को ध्यान में रखा जाए। तो एक स्थान ऊंचाई अनुपात है और एक है उपयोगिता गुणांक। तीसरा है औपात गुणांक। औपात गुणांक होता है औपात गुणांक, देखो सिंपल ऐसे समझो कि आपने मकान बनाए, कमरा बनाया, उसमें कलर कराया, फिर लाइट लगाई, आपने स्विच ऑन किया तो आपने देखा बहुत अच्छा प्रकाश दे रहा है। साल 2 साल बाद आपको लगता है कि किस कमरे में प्रकाश थोड़ा कम हो गया है, तो ये वही है औपात गुणांक, डेप्रिसिएशन फैक्टर। अच्छा वो क्यों कम हुआ है? दो, एक तो है कि जो लैंप है उस लैंप की सतह के ऊपर कोई धूल या रेत जम गई है। दूसरा है कि दीवारों के ऊपर जो जो कलर किया हुआ था पहले साफ था, दीवारों के ऊपर भी धीरे धीरे रेत के कण जम गए, इस कारण जो प्रकाश जा रहा है वो पूरा परावर्तित नहीं होकर अवशोषित ज्यादा होने लग गया, इसलिए भी प्रकाश क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ये आ रहा है औपात गुणांक। साफ वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रकाश एक मिनट,
वस्तुओं को साफ करने के बाद प्रकाश और वास्तविक प्रकाश का अनुपात है, वो क्या कहलाएगा भाई? तो आप क्या कहलाएगा? वो अवपात गुणा। वो क्या कहलाएगा? उल्टा लिख दिया मैंने, ये मरम्मत गुणांक होगा। हाँ, ये मरम्मत गुणांक है। इसका मान होता है 0.6 से 0.8। इसका व्युत्क्रम जो होता है वो अवपात गुणांक होगा, और अवपात गुणांक का मान होगा 1.2 से 1.4 है। हाँ, वो मतलब अवपात नहीं, मरम्मत है। अवपात होता है डेप्रिसिएशन, घट रहा है, और मरम्मत हो रहा, मरम्मत करने बाद चीजें क्या हो रही है? सुधर के सही हो रही है। तो ये भाग हो गया पूरा। अगली क्लास में पढ़ेंगे लैंप के बारे में। आज इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास का टाइम टेबल तो वही रहता है, 11 बजे है ना? है? अरे टेक्निकल तो 11 बजे होती है उसमें। बाकी जो चल रहा था वो चल ही रहा, 8 बजे आओगे। हाँ, कर दो।